All right. So, hello everybody and welcome to the session. Welcome to chapter number 3, which is chemical kinetics. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my मतलबी बच्चा लोग्स? बताओ भाई, मतलबी बच्चा लोग्स, बता दो क्या मैं तुम्हें क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? ऑल गुड, मैं भी चेक कर लेती हूँ, तुम पे भरोसा है मतलब, बट एक बार चेक करना तो बनता है ना. ठीक है, चलो भाई, ऑल गुड, क्या बात है, सब कुछ सही एकदम, आवाज भी सही, मस्त एकदम, परफेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के. 9 मार्क्स की चीजें आपके पास एकदम बहुत ही ज्यादा डिटेल में. सीपीपी मिल जाएगी बेटा आपको ट्यूसडे, कल है ना, कल आपको सीपीपी मिल जाएगी. ठीक है, कल आपको ये सीपीपी मिल जाएगी. परफेक्ट. ऑल राइट, स्टार्ट करें. चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा बेहतरीन सा सेशन, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का. ये आखिरी चैप्टर है, तो टोटल 3 ही चैप्टर थे आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड आई होप आपको ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग फिजिकल केमिस्ट्री, है ना. आई कैन होप सो कि मतलब आपको अच्छा लग रहा हो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के, है ना. फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के अच्छा लग रहा हो, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो आप, आपको बहुत डाउट नहीं आ रहा हो. ठीक है, एंड यस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर हमारे बोर्ड्स में? तो केमिकल काइनेटिक्स होता है 7 मार्क्स का, 7 नंबर का चैप्टर है. मतलब जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आपने सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा है ना 7 मार्क्स का, तो ये भी 7 मार्क्स का ही है यहाँ पे. ठीक है, तो 7 नंबर का चैप्टर है और बाकी बस 7 नंबर में 7 नंबर ही लाने हैं हमें, 7 आउट ऑफ 7 ही लाने हैं, हमारा एम है. बाकी वही मैं बोलूंगी कि कोशिश कर रहा चीजों को समझने के लिए पढ़ना, सिर्फ नंबर वाली पढ़ाई मत करना कि नंबर आ जाए. आपको समझ में आना चाहिए, आपको हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि नंबर आ रहे हैं, नंबर से कुछ नहीं होता. और ऑफ कोर्स अगर समझ में आएगा तो नंबर अपने आप आपके आ जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल सा चैप्टर. सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझते हैं. केमिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, है ना. मतलब केमिस्ट्री के जो चीजें पढ़ रहे हैं वो केमिकल्स वगैरह उसमें एडेड होते हैं. ठीक है, मतलब केमिकल्स इसमें पढ़े जाते हैं. ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू मोशन, मूवमेंट, है ना. तो इसे आप बोलते हो काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब जो आप रिएक्शन कर रहे हो, केमिकल मतलब आप रिएक्शन वगैरह ले रहे हो, है ना, उसमें कुछ केमिकल्स ले रहे हो, ये चीजें. तो केमिकल काइनेटिक्स यही बताता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कैसे हो रही है, मतलब कितनी तेजी से हो रही है. कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, कुछ रिएक्शन बहुत धीरे होती हैं, कुछ रिएक्शंस मॉडरेट होती हैं. तो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स. फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, कई टाइप की रिएक्शन होती है. अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स क्या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ता है? आंसर इज यस. मॉडरेट रिएक्शंस को आप इसमें पढ़ते हो. देखो, जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, लेट्स से मैंने आपसे बोला बहुत फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता है ना, कोई बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिएक्शन एंड इट इज वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, है ना. तो कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत तेजी से हो जाती हैं, तो उनका स्पीड, टाइम, ये सब इतनी जल्दी हम मेजर नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना. थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है कि उसकी जो स्पीड, टाइम, ये सब चीजें है ना, काइनेटिक्स वगैरह जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्यूरेट वैल्यू निकालना. अच्छा, कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं, जैसे कि रस्टिंग, आयरन में जंग लग जाना. आप सोचो ये कितने टाइम में लगता है. मैं तुम्हें आयरन की एक रॉड दे रही हूँ, जाओ जाके इसमें जंग लगा के लाओ, तो तुम क्या मुझसे कल आके बोलोगे लो इसमें मैम जंग लग गई? कुछ टाइम लगेगा, है ना, महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे. अब ऐसी रिएक्शंस का रेट निकाल तो सकते हैं, बट निकालना क्यों? थोड़ा वेस्ट ऑफ हो गया ना टाइम, कि साल भर तक ये रिएक्शन चल रही है. तो ये जो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो ना, ये जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, ये आप मॉडरेट रिएक्शंस के लिए निकालते हो. मतलब ऐसी रिएक्शंस जो ना ही तो बहुत तेज हो रही है, ना ही तो बहुत धीरे हो रही है. जैसे कि हेबर्स प्रोसेस. अगर मैं आपसे बोलूं हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल लेवल पे जब अमोनिया की प्रिपरेशन होती है ना, तो हेबर्स प्रोसेस से होती है, जिसमें N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो NH3 बनता है. बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ना. N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स आउट 2 टाइम्स ऑफ NH3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. ये बस प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं. तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे है क्या, ये जो रिएक्शन मैंने बोली अभी ये एक मॉडरेट रिएक्शन है.
ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था केमिकल काइनेटिक्स के मतलब बताने का, ठीक है। टेस्ट नहीं आया था आप लोग के पास, ऐसा कुछ है क्या? टेस्ट तो बन गया था, टेस्ट तो भिजवा दिया था, आया नहीं क्या? आया नहीं क्या हमारे बच्चों के पास टेस्ट? वेस्ट टेस्ट नहीं आया? चलो चलो ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, मैं देखती हूँ इस क्लास के बाद। मैम स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है क्या? नहीं 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 बेटा, स्पॉन्टेनिटी अलग हो गया। मतलब हाँ कह सकते हो खुद से हो रही रिएक्शन, पर मॉडरेट मतलब टाइम वाइम से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है ऐसा। टेस्ट 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 टेस्ट, चलो ठीक है मैं पता करवाती हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस क्लास मैं एक बार देखती हूँ। मैं मुझे भी शो नहीं कर रहा था मतलब मेरे में एप्लीकेशन, बट मुझे लगा शायद मतलब ग्लिच हो सकता है कुछ मेरे में, और मैंने इतना वो भी नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है अभी दिखा नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, तो मे भी मतलब हुआ नहीं हो। मैं चेक करवाती हूँ पक्का पक्का, इस क्लास के बाद टेस्ट के बारे में एक बार चेक करवा लूंगी क्यों नहीं अपलोड हुआ, या जो भी आप बोल रहे हो क्वेरी, ठीक है। चलो फिलहाल अभी पढ़ने पे ध्यान दो, टेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री के जो कि डील करता है, स्टडी करता है रिएक्शन रेट्स के साथ और उनके मैकेनिज्म के साथ। जो रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है, कितने तेजी से हो रही है, कितने धीरे हो रही है, मॉडरेट हो रही है। तो जो मैंने आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स इससे डील करता है। ये एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील कर रहा है, जो स्टडी करवा रहा है आपको किसकी, कि रिएक्शन रेट क्या है, जो रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है, फास्ट स्लो, स्लो मॉडरेट, वेरी फास्ट वेरी स्लो, किस रेट से हो रही है, ठीक है। और उसके मैकेनिज्म के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएंगी, बहुत तेजी से रिएक्शन के बारे में आप समझ चुके हैं ना। जैसे एक और रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, अगर आप लेके जाते हो तो क्या बनाता है वो, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl के प्रेसिपिटेट बनाता है। ये भी एक बहुत फास्ट रिएक्शन है, फटाफट फटाफट आयंस टूटते हैं जुड़ते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन है ना। NaCl प्लस AgNO3 जब आप करते हो तो बनता है NaNO3 प्लस AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं सिल्वर क्लोराइड के, है ना। तो ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस का हम रेट जल्दी नहीं निकाल पाते, एक्यूरेट रेट नहीं निकाल पाते, यू कैन से द रिएक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। कुछ रिएक्शन जैसे, अच्छा पहले फास्ट वाली पढ़ लो भाई, कहाँ है फास्ट वाली, कहाँ है ये रिएक्शन टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट, बहुत फटाफट रिएक्शन हो गई। एक्सप्लोजन वगैरह जिसके एग्जांपल्स है ना, एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती है, तो इनका रेट अप्रोप्रिएट नहीं निकाल पाते, ठीक है। फिर वेरी स्लो रिएक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन, ये इसका एग्जांपल हो गया। पर जो मॉडरेट रिएक्शन है, रिएक्शन रेट टेक्स प्लेस मॉडरेट टाइम में टू कंप्लीट, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, इन रिएक्शंस के बारे में हम जानते हैं। तो यही केमिकल काइनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन है जो हमें पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन, और आप ये याद रखना जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना 5-6 टॉपिक्स थे, है ना। जैसे आपने पढ़ा सेल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, एक एक करके आपने टॉपिक पढ़ा, SHE पढ़ा, है ना। उसके बाद आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो देखो एक ही चैप्टर है तो ऑफकोर्स कई सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं कि ये पढ़ लिया फिर वो पढ़ लिया, वैसा होता है ना। इस चैप्टर में ना कुछ चीजें ऐसी है जो अगर ये चीज छोड़ी तो आगे कुछ नहीं आने वाला, वैसा एक कॉन्सेप्ट है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, मोलिकुलरिटी, मतलब बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है। एक चीज पढ़ोगे तभी दूसरी आएगी, या ऐसे बोलो दूसरे का क्वेश्चन पहले से भी पूछा जा सकता है, वो आपसे जब रेट लॉ पूछेंगे तो उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन काम आएगा, है ना। तो बहुत इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है इसमें, तो कोशिश करना हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो, और जो नहीं है तो भाई क्लियर करे बिना जाना नहीं, ठीक है। तो अच्छे से सुनना। सबसे पहले आता है रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है। मैम ने इंट्रो तो दे दिया, पर ये थोड़ी लिखने को आएगा बोर्ड्स में कि रिएक्शन रेट की डेफिनेशन बताओ, नहीं, वो आपसे बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो पहले हम एक बात जानते हैं, जब जब टाइम पास होता है, एक रिएक्शन जब शुरू होने वाली होती है तो क्या होता है, लेट्स से इन दोनों चीजों के बीच में रिएक्शन होनी है, ठीक है, देख रहे हो, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होगी कि सबसे पहले मैम ये रिएक्टेंट्स हैं दो, इनको उठा के ले आएंगे हम, ठीक है। तो ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके बीच में हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है भाई, ठीक है। अरे वो एक मूवी थी ना, अब्बा डब्बा जब्बा, तो कहता है ऐसे करके, तुम लोगों ने देखी है क्या वो मूवी? मुझे याद आ गई एकदम से, ऐसे करते करते यार मेरे को ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ जाती हैं। तो याद किसी ने देखी है क्या ये वाली मूवी? कोई भी टेस्ट शो नहीं हो रहा था, अच्छा ठीक है मैं इसको पक्का चेक करवाती हूँ। वैसे वो टेस्ट वाला सेक्शन अभी अभी सही हुआ है, तो सही मतलब कुछ अपडेट्स हुआ है, अपडेट्स हुए हैं उसमें, तो हो सकता है मैं एक बार चेक करवाती हूँ इस क्लास के बाद पक्का। ये वाली मूवी देखी किसने? मेरे को एकदम से याद आ गया, तो तुम लोग भी बता दो मेरे को। वो होता है ना उसमें, वो कौन सा एक्टर है, वो कॉमेडियन है ना, जॉनी लीवर है उसमें, तो कहता है बिट्टू, ऐसे करके किसी का नाम लेता है, ऐसे करके, और फिर वो उसको सुनता है,
कह रहा है जुदाई, जुदाई मूवी ये कब हो गया, पागल हो क्या, जुदाई मूवी में ये कौन सा सीन है भाई, ये कौन सी जुदाई है जो तुमने देखी, जुदाई ही है, अरे नहीं यार तुम लोग वो कोई तो मूवी है उसमें संजय दत्त भी है, वो मूवी अलग है, जो तुम बता रहे हो वो अलग है, जुदाई में भी होता है कि ये कौन सी जुदाई मूवी है जो मैंने नहीं देखी, ओ आई डोंट नो फिर, यार एक मिनट को तुम लोग यही यही लिख रहे हो क्या, जुदाई मूवी है, नहीं यार चुप भाई साहब, तुम लोग यार बहुत ही खराब इंसान हो, मतलब कोई गेस नहीं कर पा रहे, चुपके चुपके बता रहे हो, ये मूवी वो है, इसमें संजय दत्त है, आई एम टेलिंग यू, इसमें संजय दत्त है, इसमें अजय देवगन है, और ये एक बहुत ही फनी मूवी है, कॉमेडियन मूवी है, तो उसमें हमेशा ऐसे करता है, ऐसे करके, मैं उस मूवी का नाम देखूंगी, पक्का मैं इस मूवी का पहले नाम देखूंगी, जुदाई उदाई नहीं है ये भाई, गोलमाल जैसी है ये, गोलमाल जैसी है ये कोई, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अभी रुक जाते हैं, वरना तो इसी में पूरा टाइम चला जाएगा, एक तो बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, फिर कुछ याद नहीं आता है, तो ये पता करके आऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, तुम रुको, नेक्स्ट क्लास में इस मूवी का नाम पता करके आएंगे, चलो भाई, तो फिलहाल तो अच्छा मैं ये करने जा रही, नहीं तो फिलहाल ये दो रिएक्टेंट्स है, इन दोनों रिएक्टेंट्स को रिएक्शन में हम लेके जा रहे हैं, तो देखो रिएक्शन की शुरुआत में क्या है, रिएक्शन की शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट है, क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है क्या, क्या बात कर रहे हो मैम, प्रोडक्ट तो इससे बनेगा ना, एग्जैक्टली तो रिएक्शन जब शुरू होती है, टाइम जीरो टाइम पे रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, तो रिएक्टेंट होता है हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं होता, सारा का सारा सिर्फ रिएक्टेंट होता है, समझे, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, एक टाइम बाद सारा का सारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट नहीं है, या ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो यहां पे हमने समझा क्या, विद टाइम रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, शुरुआत में क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट है, पर टाइम के साथ साथ वो रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और इसी का एक ग्राफ यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहले सिर्फ रिएक्टेंट है, कितना ऊपर बना है ग्राफ, सिर्फ रिएक्टेंट है ना, पहले सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, और धीरे 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 कम होता जा रहा है, ये देखो, और प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, प्रोडक्ट जीरो है, पर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ये देखो, और एक टाइम पे कह लो इक्विलिब्रियम आ गया या हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कोई भी रिएक्शन, दरअसल ऐसा माना जाता है केमिस्ट्री में, कभी भी कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, हमेशा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन में एंड में सिर्फ प्रोडक्ट है रिएक्टेंट नहीं है, ऐसा माना जाता है ना, ज्यादातर रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में आके रुकती है, ठीक है, चलो भाई, बस बेटा रहने दो, कोई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले में ये कौन सा बात है, उसमें तो जॉनी लीवर गूंगा बना है क्या, उसमें बात कर सकता है वो, ये मूवी दूसरी है, ये बहुत कम लोगों ने देखी होगी, अच्छी मूवी थी लेकिन, ठीक है, खेरा कटपति मूवी है बेटा, तुमको तो तुम रुको, तुमको बुला के पीटेंगे हम, ये जो बातें लिख रहे हो, चलो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि तो बड़ा बेसिक सा ग्राफ था, पर इस ग्राफ को मैम ने पहले क्यों समझाया, क्योंकि मैं ना एक स्लाइड में खुद से समझाती हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि रीडिंग तो होती रहेगी, हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, देखो डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, रेट एट विच द रिएक्शन अकर्स, उसे बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक ऐसी स्पीड जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाए, ठीक है, एक ऐसी स्पीड एट विच, जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैम प्रोडक्ट में, ठीक है भाई, ये वाली बात तो हम लोग समझ गए, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं हुई, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके समझो, जो हमसे पूछा जाने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभी इंस्टेंटेनियस पाएंगे, पहले एवरेज को समझो, अगर मैंने आपसे बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बोलूंगी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, और वो होता है, इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन जो भी टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे 2 मिनट बाद 10% टेम्परेचर सॉरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया रिएक्टेंट का, तो उसे आप बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन, कि 2 मिनट बाद 10% कॉन्सेंट्रेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कम हो गया, या 5 मिनट के बाद रिएक्शन जो है वो 50 रिएक्टेंट जो है वो 50% खत्म हो गया, है ना, या बोलो 100 ग्राम लिया था 50 ग्राम खत्म हो गया, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है, तो हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से
पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला आपसे कि ए, कहां लिख दूं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, ठीक है। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिखा है ना मैंने, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। देखो ये जो स्मॉल ए बी सी डी लिखा है ना, ये हमारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो बैलेंसिंग के टाइम पे लगे हैं। वहीं जब हम कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स है। एंड कैपिटल सी कॉमा कैपिटल डी हमारे लिए प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरी कहानी है इस रिएक्शन में, ठीक है। यस मैम। तो अगर मैंने आपसे बोला इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आपको ये जानना है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें पता है मैम कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखना होता है ना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे रखना है, बस यही आपको जानना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ए का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डेल्टा ए लिख दो, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, टाइम के साथ जो भी चेंज आया, इज इक्वल्स टू बी का कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा लिखते जाना हर जगह, ठीक है, हर जगह लिखते जाना, चेंज इन बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन सी का कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन सी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन डी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। पहले तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ब्रैकेट से मैं कॉन्सेंट्रेशन बता रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि दोनों का चेंज होता है, दोनों का चेंज डेल्टा, दोनों का चेंज लिया जाता है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर एक को डिवाइड किया जाता है उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। मतलब यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्मॉल ए, यहां पे आएगा 1 अपॉन स्मॉल बी, 1 अपॉन स्मॉल सी, 1 अपॉन स्मॉल डी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया, हम सभी ने सुनी थी ये बात कि विद टाइम रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, बेटा रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। यस और नो, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि समय के साथ साथ आपको सुधर जाना चाहिए, नहीं सॉरी, समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा। चिल्ला तो नहीं रही हूं ज्यादा तेज, ठीक है। चलो, आज मैंने एक कमेंट पढ़ लिया ना, आज मैंने यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मैं कोई अपनी मैंने वीडियो खोली, तो मैं वीडियो देख रही थी, मैंने मतलब ऐसे ही चेक कर रही थी कि क्या कैसा चल रहा है उसमें, तो एक ने लिखा था कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो वीडियो में, तो मैंने सोचा यार क्या यार, मैं तो मतलब ऐसे ही बोल रही थी। चलो फिलहाल, तो मैम इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना है, हर एक चीज से लेना देना है बेटा, तुम्हें जिससे लेना देना है बस उसका तुमसे लेना देना नहीं है, बाकी हर चीज का इस दुनिया में लेना देना है। तो रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ कम हो रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट क्योंकि बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। कर सकते हैं या नहीं बताओ, करेंगे। रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कम हो रहा है ना, तो हर रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन, ये दोनों रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट थे। यही तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन में अगर मुझे एवरेज रेट निकालना है तो मैं बोलूंगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, डेल्टा डेल्टा लगा देना ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब मैम हमेशा याद रखना है ये सब आपस में बराबर है, बस रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, और साथ ही साथ सभी के नीचे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। इसको ध्यान से देखो और नोट करो, और मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत। ऑल द बेस्ट इज द नेम ऑफ द मूवी, यस ऑल द बेस्ट नाम है, किसी ने तो खोज कर ली है, ऑल द बेस्ट नाम है, यस ऑल द बेस्ट नाम है। तो वो मूवी बहुत फनी है, वो मूवी ना बहुत फनी मूवी है, अगर आपने देखी हो तो इट इज अ वेरी फनी मूवी, एक कॉमेडियन मूवी है। तो वो उसमें ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके बोलता है, तो फिर वो उसका जो वो जॉनी लीवर का जो उसके यहाँ काम करता है वो समझता है, फिर वो उसको बार बार बोलता है बिड़ू कह रहे हैं, ऐसे करके कुछ बोलता है वो बार बार। वो मूवी बहुत अच्छी है, बहुत फनी मूवी थी वो। यस इट इज, वही मैं सोच रही हूँ जुदाई सबकी जुदाई में ये कब हुआ, मैंने नहीं देखी, हो सकता है कोई ऐसा सीन हो, मतलब पता नहीं। हाँ
ये कौन सी जुदाई है जो मैंने नहीं देखी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अपनी जुदाई उदाई याद रहता है तो वही सब। देखो तुम लोग के जिस हिसाब से रहने ही दो यार, तुम पे बात ही क्या करना। किसी ने तुम्हारे बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? y 1 by a y not a 1 by a y not a 1 by a अच्छा अच्छा, एक और मैं बोलने ही जाती, पता नहीं मैंने ये लाइन अभी तक बोली है भी है या नहीं। खैर यहाँ पे तो देखो कैलकुलेशन के हिसाब से, ये आप केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ते हो ना तो हम इसे पढ़ते हैं, पर असलियत में ये पूरी चीजें डेराइव्ड होती है। मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कैसे आया होगा फॉर्मूला, तो ये रिएक्शन करके देखी गई है, बहुत सारी रिएक्शंस करी गई, तब पता चला कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाय टाइम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय टाइम है, वो बराबर आ रहा है। पर बराबर आ रहा है जब इसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव है, क्योंकि ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है। उसके बाद इसमें जो भी हमने जितनी टाइम ले लिया, मैंने बोला 2 टाइम नाइट्रोजन दिया तो 3 टाइम अमोनिया बना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 1/3 से, तो ये सब डेराइव्ड है। ठीक है, तो हमें ये इस पूरे चैप्टर में आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे। जैसे आप मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ोगे, आप अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे तो बोलेगा पावर 2 है, पावर 1 है, फिर इसमें पावर कुछ भी लगा दो। एक में पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखी जाती है, एक में कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं देखी जाती। देखा जाता है कि उस रिएक्शन उस टाइम पे क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें रिएक्शन के हिसाब से होती हैं कि हमने बहुत सारी रिएक्शन करके देखी हुई है पहले से, और ये चीजें आ रही है वहां से। ठीक है, तो ये उसी तरीके से चलती है बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, क्या बात है। श्रेया कह रही मैम आपकी वजह से केमिस्ट्री से प्यार हो गया। अरे यार श्रेया ऐसे मत बोलो, मुझे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो किसी को कोई अभी दिक्कत नहीं आई ना? ठीक है ठीक है ठीक है। एक डाउट है मैम, क्या डाउट है भाई? किसका डाउट था? प्रभात मैम एक डाउट है, आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? अरे यार यही तो, अरे देख रहे हो तुम प्रभात, तुमने देखा अभी क्या हुआ? कहाँ है हमारी स्लाइड? देख रहे हो प्रभात? अब नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। चलो आगे बढ़ जाए। चलो मेरे ख्याल से ये वाली बात हमारे बच्चों को आई होगी। अच्छा एक और चीज होती है इंस्टेंटेनियस रेट, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या समझते हो? अरे यार रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब बात कर लो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, है ना, मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं पर एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकाल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे छोटे छोटे टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ पे ना एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ ये रहा एक ग्राफ। ठीक है, ये बोल दिया 2, ये बोल दिया 4 6 8, है ना, यहाँ पे बोल दिया 1 2 3 4, ऐसा कुछ ले लिया कंसंट्रेशन और टाइम को। ठीक है, तो हमने बोला, हमने ऐसे कुछ बोल दिया कि क्या कहते हैं ये रेट कुछ इस तरीके से मैच हो रहा है, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी कहानी हो रही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैंने बोला इस इंस्टेंट पे बताओ क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, पर ये किस तरीके से रहेगा, डी ए अपॉन डी टी, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात हो रही है, छोटे से टाइम पीरियड के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत छोटे से इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज होती है इसमें, स्लोप भी पूछ लेता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। एक और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कभी हमसे ऐसा पूछेगा तो हम ये भी बता सकते हैं ना कि y2 में से माइनस, ये मैंने ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बना दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ आ रहा हो, है ना, हो सकता है, और हो सकता है मैंने आपसे इस इंस्टेंट में पूछा, चलो बताओ क्या हो रहा है, मैंने बोला आपसे यहाँ पे बताइए क्या टाइम आ रहा है, क्या स्लोप आ रहा है, स्लोप बताइए। तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है या तो tan थीटा से या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये वाला यूज करना होता है क्योंकि आपको एक्सेस बना के दे देता है वो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट भी कुछ नहीं है, ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बस यही सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सबको बराबर रख दो, डी बी डी टी, है ना, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। बताओ टॉपिक ब्लर हो रहा है? अच्छा ऐसा है क्या, चलो मैं एक बार फोकस ले लेती हूँ। चलो हाँ, क्लियर है यहाँ तक की बातें हमारे बच्चों को? स्कूल में चैप्टर 1 चल रहा है अभी भी? अरे ठीक है यार, ठीक है यार, क्या करोगे जिंदगी में इतना पीछे होके, थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना यार हमें, आज नहीं तो कल आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, चलो परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। मैम इसमें भी माइनस प्लस वाला होगा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, यस यस, सब में होगा वो तो, माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी, अगर ये प्रोडक्ट है, ये माइनस है जैसे, है ना, एंड सो ऑन, तो प्लस का डी सी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी, है ना, इस तरीके से बाकी सब सेम रहने वाला है एज आई सेड, बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा दो टर्म और होते हैं, कहो तो मैं यहीं पे लिख लूं, है ना, दो टर्म हमारे पास और होते हैं, एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होता है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ, दिख रहा है ना ये सबको, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस, और एक होता है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, डिस सिंगल डी सिंगल एस होगा ना, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये हमारे पास दो रेट होते हैं, ये भी निकाल सकते हो, आसान है, बताओ खुद से सोचो तुम, रिएक्शन में अपीयर कौन हो रहा होगा, अपीयर बन कौन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो यानी कि सी का कॉन्सेंट्रेशन डी का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सी का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी और डी का कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी, ये अपीयर हो रहे हैं। तो हो सकता है हमसे उसने पूछा हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताइए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखती, डी बताइए तो मैं ये वाला लिखती, ठीक है, इसको आर ओ ए से डिनोट करते हैं, आर ओ ए। लेट्स से मैंने आपसे बोला, इसको समझो, मैंने आपसे बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताइए, तो आप बोलोगे मैम सी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, मैंने बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बताइए, आप बोलोगे मैम डी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना, तो इस तरीके से आप बोलोगे। बस एक चीज याद रखना, मॉड लगा देना आगे, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये जो वैल्यू आती है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, डिसअपीयर कौन होगा, सोचो टाइम के साथ साथ खत्म कौन हो रहा होगा, ए हो रहा होगा और बी हो रहा होगा, तो ए के लिए मैं पूछ सकती थी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के लिए मैं पूछ सकती थी, तो कैसे आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बस हमें ये याद रखना है कि ये भी मॉड में होता है, मतलब ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आपसे उसने बोली दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है, तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होती, उसने बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, लेट्स से सी, तो मुझे पता है यार सी जो है उसका अपीयरेंस पूछ रहे हो, मतलब वो बन क्या रहा है रिएक्शन में, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लगाना होता। मेरे ख्याल से ये हमारे सारे बच्चों को क्लियर होगा, तो मैं एक क्वेश्चन कर लूं, अगर आप सभी का क्लियर आ जाए तो मैं एक क्वेश्चन कर लूं फटाफट से, एक क्वेश्चन कराए, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बेटा, नहीं इसमें नहीं लगेगा, बोलो क्या ये बातें क्लियर है तुम लोगों को, क्या ये बातें हमारे बच्चों को क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस तो फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, यस तो फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर क्लियर, इजी है मैम, इजी है मैम, देख लिया, नोट मेरे साथ नोट करते गए ना सारी चीजें, ये सारी चीजें मेरे साथ नोट करते हुए चले हो ना, बिल्कुल बिल्कुल नोट तो करना ही है बेटा, ये तो नोट करना ही है, ये तो नोट करना ही है। मैम आपकी शादी कब है, कोई लड़का मिल जाए बस, एक बार कोई अच्छा इंसान मिल गया ना, तुरंत ऑन स्पॉट ठीक है, फिर मतलब कभी नहीं होगी, अच्छे इंसान कहाँ है यार दुनिया में, समझ रहे हो तुम, मिल नहीं रहे यार, अच्छे इंसान नहीं मिल रहे इस दुनिया में। तुम लोग बताओ कोई जानने आने वाला हो तो बता देना, है ना, जैसे मतलब ऐसे कोई बहुत जानने आने वाला है एंड समवन इज विलिंग एंड इज रेडी टू गिव सम बड़ा दहेज मुझे, तो मतलब आई मीन अरे सॉरी 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 मुझे देना होता है क्या, ओ ओ शिट अब कैसे होगी कोई ऐसे जानने वानने में हो जो ये जो एक प्रथा है, रीत है, इसको ऑपोजिट तरीके से देखने के लिए तैयार है, गाइस प्लीज बायोडाटा भिजवाओ उसको मेरा ठीक है, ऐसे कुछ भारी भरकम कोई मुझे दहेज, देखो ये सब गलत चीज है, बट अगर ठीक है चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्लियर है ये वाली बात। पानू इस कंडीशन के लिए नहीं मान रहा है ना यार, ये कंडीशन मैंने उसके सामने रखी हुई है, बट ये कंडीशन उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कैसी कंडीशन है, ये यार बहुत खराब आदत है, ऐसे कैसे कोई इंसान इस चीज से डिसएग्री कर सकता है ठीक है चलो चलो आगे बढ़ जाए। मैम मैं मुझसे, अरे यार बेटा चरण यहाँ है मेरे, ठीक है, चरण स्पर्श करो चुपचाप दीदी को, हाँ जबरदस्ती
फालतू की बकवास। चलो मैम डेल्टा 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 लगा लो यार, चेंज होता है सब में ही, चेंज की बात हो रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज ठीक है, लगा लेना जहां जहां जगह मिल रही हो भाई। चलो भाई हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट से, एक क्वेश्चन करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको इसमें, है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए। मैम इंस्टेंटेनियस में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगेगा या नहीं? नहीं नहीं, इंस्टेंटेनियस में नहीं। यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऑल राइट, क्लियर क्लियर क्लियर, सबका क्लियर आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इंस्टेंटेनियस में बेटा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब आपको बोलेगा 10 सेकंड बताइए क्या हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, तो वहां पे ये सारी चीजें होती है। ठीक है चलो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी से, क्वेश्चन मैं ढूंढ लेती हूँ फटाफट से, कहीं तो था। हाँ, N2 plus H2 gives out NH3, ठीक है, 2 moles of N2 disappear in 1 minute, ठीक है। बैलेंस करके लिख लेना, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। इस रिएक्शन में बोल रहा है 2 मोल्स, यहाँ पे लिख लूं, जगह तो है ही। इस रिएक्शन में बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट। नाइट्रोजन डिसअपियर्स, डिसअपियर, डबल एस होता है डबल पी होता है, डिसअपियर इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कहानी हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है, डबल पी होता है मैम, है ना, मैंने सही लिखा था ना, मैंने सही लिखा था ना, डबल पी ना, वही ना यार। माय इंग्लिश इज supercalifragilisticexpialidocious, my English is very supercalifragilisticexpialidocious, you should understand this। 2 moles of क्या लिखा था, डिसअपियर, डिसअपियर ही लिखा था ना, हाँ डिसअपियर, नाइट्रोजन तो डिसअपियर ही होगा, सोचना क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्लियर क्लियर क्लियर। मैम H2 में 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, N2 H2 NH3, अरे 2 क्या 3 आएगा, हाँ सॉरी NH3, अमोनिया की बात हो रही थी। ठीक है, अमोनिया की बात हो रही थी। चलो भाई क्लियर, अब इस क्वेश्चन को करो और तुम मुझे आंसर बताना। ठीक है, चलो करते हैं एक एक करके, एक एक करके। अभी तुम लोग से ऑफलाइन क्लास में होती ना तो आज मस्त, मेरे को यार ये वाला ना एक फील लेना है। वो मुझसे क्या हुआ था कि मेरे टीचर ने मेरे साथ ये सब बहुत ही गलत किया था। मैं फिजिक्स की क्लास में थी, तुम लोग आंसर बताओ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का तब तक। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तो मैं ना 3-4 महीने की छुट्टी में चली गई थी नानी वानी के यहाँ किसी काम की वजह से। तो जब मैं वापस आई तो वो कुछ पढ़ा रहे थे, मुझे याद है कुछ वो फिजिक्स में कुछ तो पढ़ा रहे थे, न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं नहीं, वो कुछ एक एस वाला एक फैक्टर होता है, उससे एस करके कुछ पढ़ाते हैं हमेशा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना होता है। तो मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ, पहला दिन है, इतने दिनों बाद आई हूँ, कह रहे इधर आओ, यू गर्ल स्टैंड अप। आई वाज लाइक यस सर, इधर आओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मैं ऐसे खड़ी हुई तो उन्होंने ऐसे चौक ली, ऐसे तेज से मारी, क्योंकि मैंने कुछ तो कर दिया था। मैं कभी हार नहीं मानती हूँ लाइफ में, मैंने कुछ तो लिख दिया था जो भी मेरे दिमाग में था, जबकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने चौक मारी, कहते सिट डाउन, वो तो तुमने अटेम्प्ट कर लिया, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इस टाइम पे तुमसे, लेकिन ये क्या बात है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा था, बट ठीक है, और माइनस कर दिया था मेरा क्लास में, माइनस 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 हो गया था। चलो, तो आई गेस आपका आंसर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो मैं ये बता रही थी इस कहानी से कि अगर तुम बेटा ऑफलाइन में होते, किसी एक को तो उठा के करवाती क्वेश्चन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अच्छा, मुझे ना दिख रहा है कि उसमें कोई चीज गिवन है, कोई चीज गिवन, तो उसी के बेसिस पे पूरा रेट निकलेगा। 2 मोल है नाइट्रोजन के, वो डिसअपियर हो रहे हैं 1 मिनट में, तो नाइट्रोजन की बात हो रही है। अच्छा, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रही थी तो मैं क्या समझ में आया, जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन लगा है उसका मतलब क्या होता है बताओ। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है ना सबने, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन जहां जहां तुम्हें दिखा वो मोलैरिटी की बात कर रहा होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो जहां जहां तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन इसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसने देखा 2 मोल है, ठीक है भाई, ठीक है, और निकालना क्या सबसे पहले, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैम, N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना। ठीक है, या डेल्टा हर जगह लगा देना, ठीक है, -1/1, है ना। ये क्या है 1/3, माइनस का 1/3, H2 का कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन डेल्टा टी, अगेन डेल्टा डेल्टा ऊपर लगा लेना, जगह नहीं है वहां पे, इक्वल्स टू प्लस का 1/2 अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो, तीनों आपस में बराबर है, तीनों इक्वल ही तो लगाते हैं हम बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हैं हम तीनों में, यस मैम। तो मुझे किसी एक के बारे में भी पता चल जाए, मतलब तीनों का आंसर वही हो गया, यस मैम। तो ध्यान सोचो, हमें कुछ तो पता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यस मैम, डेल्टा टी पता है, यस मैम, तो निकाल लो इसके बेसिस पे, उसको उठाओ यहाँ पे, उसको उठाओ यहाँ पे, हम बोलेंगे कि माइनस का 1/1 डेल्टा N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना, जिसमें से हमें पता है कि ये आ जाएगा माइनस का 1/1, N2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, गिवन मोल अपॉन 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 क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख दूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं, पर ये पर लीटर था, पर लीटर था, ठीक है, मतलब 1 लीटर, ठीक है, तो अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम कितना है 60 सेकंड है ना, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो यहाँ पे रख दो 60, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/1 मतलब 1 ही हो गया अभी, ये तो है ना, ये तो 1 ही हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन 60, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/30, यहाँ पे इसको नीचे लिख लो, बल्कि ये आ जाएगा डेल्टा N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस का 1/30, एंड दिस विल बिकम रेट ऑफ रिएक्शन। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट, किसका किसका माइनस का 1/30 आ गया, किसका किसका माइनस का 1/30 आया, और समझ में आया, नहीं आया आया नहीं मतलब है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या किया हमने, हमने पूरा रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख दिया। अब मुझे कुछ भी गिवन होता, अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन होता तो भी हमारा आंसर आ जाता, अमोनिया का होता तो भी आ जाता, क्यों, क्योंकि रिएक्शन का जो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर ही होता है सभी के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी के, तो हमने किसी भी एक को उठाया, उससे निकाल लिया, तो यहां से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ गया, फर्स्ट चीज रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ गया, ठीक है। 2 मोल पर मिनट नहीं आएगा क्या, नहीं बेटा नहीं, पर सेकेंड, यहाँ पे आप लिख भी लो, आप यहाँ पे लिखो भी, जब आप बात करते हो, जब भी आप बात करते हो, ठीक है, जब भी आप बात करते हो कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आप कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे तो आप इसकी यूनिट समझोगे पर फिर भी लिख लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल, और वॉल्यूम मतलब लीटर, तो मोल पर लीटर, और होल डिवाइडेड बाय टाइम पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, चाहो तो यूनिट लिख लो, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड, पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, तो आप लिख सकते हो सीधी। आया समझ में, सबको समझ में आया, पक्का सबको समझ में आया, एक बार रिपीट करूं फटाफट से, चलो रिपीट करते हैं। हमें रिएक्शन दी हुई थी, उसमें मोल्स बताए थे, टाइम बताया हुआ था, तो हमने पहले रिएक्शन में फॉर्मूला लिखा, हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है कि हर एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, सबके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, बहुत आसान है, बहुत ध्यान सुनो, बहुत आसान लगेगा, रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, ठीक है, सबका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब हमें गिवन क्या है, हमें इसके बारे में गिवन है, ठीक है, अगर ये आ भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सब में देखो इक्वल टू लगा है, सब में इक्वल टू लगा है, तो अगर मुझे इसका भी आंसर दे दिया होता तो भी बराबर होते तीनों, इसका आंसर दे दिया होता तो भी बराबर होते तीनों, और हमने इसका आंसर दे दिया तो भी तीनों बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, टाइम गिवन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं, तो क्यों करा रहे हो आप, ताकि तुम ये कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ठीक है। चलो अब मुझसे, अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बोर्ड्स में आता है, ठीक है, तो सुनना, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, इसी से करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस है अमोनिया की, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे निकलेगा मैम, रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला क्या था, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, है ना, पर इसके आगे मॉड लग जाता था मैम एक, है ना, यस मैम। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हमने निकाला है क्या, नहीं मैम, नाइट्रोजन का निकाला है आपने, अच्छा ठीक है रुको, आपको ये कहीं भी दिख रहा है पूरी रिएक्शन में, ये वाली चीज कहीं भी दिख रहा है, ये दिख रही है मैम, है ना, और हमें पता किसका आंसर है, इसका आंसर पता है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यस मैम, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यस मैम, दोनों को उठा के नीचे ले आऊं, मैं ये बोल सकती हूँ कि माइनस का 1/1 डेल्टा N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T बराबर है प्लस का 1/2 है ना, 1/2 NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T,
ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन से पता है, यस मैम। आपको निकालना क्या मैम, हमें ये निकालना है, ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो, इसको रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। मैं अभी बता रही हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी, तो ध्यान से सुनो। मैंने बोला हमें ये पता है, यस मैम। ये इसके बराबर है, यस मैम। ये हमें कैलकुलेट करना है, यस मैम। हमने इस पूरे को उठाया, इस पूरे को उठाया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमने उठा के रख दिया, ठीक है। निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हर एक को एक साइड ले आओ। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना आया, माइनस का 1/30। ये तो हमने अभी भी निकाला था, देखो। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हमने निकाला माइनस का 1/30, तो माइनस ऑलरेडी आगे लिखा है, और माइनस का 1/30 है ना, और ये 2 यहां आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू एन का NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा, यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे लिखते हैं, चलो मैम। आंसर आएगा, ये हो जाएगा 215, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं हटा नहीं रही हूं ऐसे ताकि आपको दिखे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी जो निकल के आया वो कितना आ गया मैम, वो आ गया 1/15। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, हमें पॉजिटिव लिखना है, याद रखो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा होता है, याद रखो मॉड लगा होता है। या हमेशा याद रखो, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख लो इसको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है, एक आंसर यहां पे आया था, क्लियर है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियर है। एक अभी नहीं आया तो एक और बार करो, एक और बार करो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आएगा। कब तक नहीं आएगा भाई, कब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट निकालना है थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस रेट से डिसअपियर हो रहा है ये बताना है, ठीक है। सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इजी है, इजी, आसान है, आसान है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है ना, हाँ मैम, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाइड्रोजन के बारे में निकालना है, हाँ मैम। नाइट्रोजन के बारे में पता है, हाँ मैम। तो माइनस का 1/1 N2 का कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन क्या है, माइनस का 1/3 H2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम इसका भी तो पता था, रख सकते थे आप इन दोनों को भी रख सकते थे, चलेगा, हम इनको भी रख सकते थे और हम उनको भी रख सकते थे। उसको क्यों रखा, क्योंकि उसके बारे में हमें एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन और टाइम गिवन है, ठीक है। तो हमने उसको उठा लिया। चलो भाई, ये तो हम निकाल ही चुके हैं मैम, माइनस का 1/30, तो माइनस आगे लगा है और माइनस का 1/30 है ना। ये यहां आ जाएगा मैम, मल्टीप्लाई बाय 3, ये यहां आ जाएगा मैम, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और हमें पता है मैम ये जो आंसर आएगा ये मॉड में आएगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। 10 टाइम्स जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो आया वो आया 1/10 मोल। यार यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, ये आंसर आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने बच्चों, 1/10, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर, हैप्पी फॉर यू ऑल अगर तुमने इसका आंसर दे दिया। किसी किसी ये चीज क्लियर हुई, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, हर चीज समझ में आई बेटा। इस क्वेश्चन से ही तुम्हें सब समझना है, इस एक क्वेश्चन से आपको सब समझना है। ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऐसे कर दूं क्या मैं, अभी सही है, ठीक है। चलो इसको पूरा नोट करना, इसको पूरा नोट करना, किसे किसे ये चीज क्लियर है बताओ इन द चैट बॉक्स। हमारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, हमारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, यस और नो, यस और नो, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आया। तुम लोग मुझे वो करते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, मम्मी लोगों से जो हम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मम्मी से जब हम कहते हैं कि अरे यार मम्मी कर दो ना, क्या बोलते हो उसको, इमोशनल करते हो ना, इमोशनली वो करते हो कि मैं तुमको वापस से बोलूँ कि थोड़ा थोड़ा आया, अच्छा ठीक है फिर से बताती हूँ चलो एक बार और रिपीट करती हूँ मैं,
1 मिनट लगेगा, सुनो ध्यान से। हमसे इस क्वेश्चन में उसने 2-3 चीजें दी हुई है, उसने हमें वॉल्यूम दिया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस मिल सकता है, पर ऐसे डायरेक्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन दे, इतना जल्दी आसान नहीं है ये चीज। तो अभी तो ये इजी क्वेश्चन है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो रेट लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी को रेट लॉ में जब आप समझोगे तो वहां से आते हैं। फिलहाल ठीक है, हम ये समझ गए उसने नाइट्रोजन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, इसमें जो नाइट्रोजन यूज हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसमें इतना मोल पर लीटर पर सेकंड जब आप निकालोगे ना, तो ये हमने मोल दे दिए, लीटर बता दिया कितना वॉल्यूम है, और साथ ही साथ हमने बता दिया टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमने बता दिया टाइम कितना लग रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, ठीक है। 2-3 बातें पूछ ली। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पता है, हर एक का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और माइनस रिएक्टेंट में प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है। उस हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। बैलेंसिंग के हिसाब से हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, ठीक है। अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो मुझे इसके बारे में पता था, नाइट्रोजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता थी, तो मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि ये सब में तो इक्वल लगा है। ध्यान से देखो, सब में इक्वल लगा है, देखो इक्वल इक्वल, सब में इक्वल लगा है, मतलब किसी एक के लिए हमने आंसर निकाला, मतलब आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन के लिए आंसर लगाया, हमने बोला नाइट्रोजन में माइनस, पूरा नाइट्रोजन की वैल्यू को उठाओ, पूरी पूरी ये जो ओवरऑल है इसको उठाओ। क्या उठाया हमने उठाया मैम माइनस का 1/1 नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल्स टू मैम, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये आंसर आया, ये आंसर है, मतलब 1/30 माइनस का आ गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछ लिया। अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होता है, वो पूछ लेगा वैसे, पर फिर भी याद रखना, और डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का होता है। प्रोडक्ट की उसने बात पूछी तो हमने पहले प्रोडक्ट को उठाया, हमने कहा इधर आओ प्रोडक्ट, तुम इधर आओ, तुम्हारे बारे में ये पूछ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। हमें पता नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है, और हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल है। इस पूरे को उठा के यहाँ रखो और इस पूरे को उठा के यहाँ पे रखो, दोनों को ध्यान से देखो। इस वैल्यू हमें, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, हर एक को एक तरफ ले आओ, 2 को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, हमने आंसर निकाल दिया। डिसअपीयरेंस में क्या किया, सेम कहानी, इस पूरे को उठाओ, -1/3 H2 अपॉन डेल्टा टी, -1/1 N2 अपॉन डेल्टा टी, पूरे को दोनों को एक साथ उठाओ, यहाँ पे रख दो। अब निकालना क्या, H2 अपॉन डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। H2 अपॉन डेल्टा टी को एक साइड रखो, सबको उधर भेज दो, और उधर भेज के आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। stoichiometric coefficient 2 moles of N2 gives 6 moles, according to that can we do, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी यूनिटरी मेथड जल्दी मत लगाओ, टाइम भी ज्यादा लगता है और आंसर भी इतनी इजीली नहीं आता है, तो मतलब कोशिश करो इससे डायरेक्ट लगाओ, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बेटे 1% भी डिफिकल्ट लग रहा है ना, बिलीव मी, आप रिवाइज करना इसको जाके घर पे, ये आपको आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है ना, बिलीव मी, ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, N2 को नहीं यूज करके NH3 और H2 को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बोला, क्योंकि आपको उसके बारे में आप ध्यान से देखो, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो आपको ये ओवरऑल वैल्यू तो पता है, लेकिन आप ध्यान सोचो ये रेट ऑफ अपीयरेंस को बता रहा था। तो आप जब भी ये निकालते हो तो आपको जिसका रेट ऑफ रिएक्शन पता है, कोशिश करो हम उससे निकालें, उससे आंसर निकालें हम, है ना। उससे क्या होगा, जब आप इससे आंसर निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, मतलब हमारा आंसर यहीं पे सही होगा। अगर हमने इससे निकाला तो सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम गिवन है, विच इज वॉल्यूम, और क्या कहते हैं मोल्स और टाइम, हर चीज गिवन है, तो जिसके बारे में गिवन है उससे रिलेटेड करना होता है। तो हमें यही कोशिश करना है, जिससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है हम उससे वो आंसर करें, ठीक है। चलो, क्लियर 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 क्लियर। मैम -1/1 वापस से क्यों लिखा, हर जगह लिखा जाएगा, हर जगह लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपस में इक्वल है। आपको कहीं भी उसने बोला कि N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू NH3 अपॉन डेल्टा टी, नहीं, उसने बोला -1/1 N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 NH3 अपॉन डेल्टा टी। अब ये मत कहना 1/1 क्यों लिखा, माइनस लगा दो, केवल वो तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, अब माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बाय बाय क्या करने लग रहे हो, ये बाय बाय क्या लिख रहे हो तुम लोग। देखो बेटा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, रिएक्टेंट का रेट, प्रोडक्ट का रेट, इंस्टेंटेनियस रेट मैम ने आपको बता दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस मैम ने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब देख लिया ना, सबने नोट भी कर लिया ना, नोट करते जाना भाई बाद में, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, वैसे आज बताना तो मुझे बहुत कुछ था, बट चलो मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देती हूँ, कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं, ठीक है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा होता है कैटलिस्ट। टोटल हमारे पास 7-8 फैक्टर्स होते हैं, 6-7 इसमें से आपके सिलेबस में 6 लिखे रहते हैं कई जगह पे ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, फिर टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल स्टेट, ठीक है। 10 मिनट की क्लास अभी और होगी, 10 मिनट की क्लास होगी। वॉल्यूम लीटर एम लिखना है, वॉल्यूम लीटर में लिखना है, हाँ वॉल्यूम लीटर में लिखना है, यस वॉल्यूम लीटर में लिखना है, यस बेटा, ठीक है ठीक है। -1/1 अगर पहले पूरा सॉल्व कर लिया तो फिर क्यों लिखा कैलकुलेशन में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन था क्या? अच्छा ओके, ये बोल रहे हो क्या, ये बोल रहे हो क्या मैम हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा, ये हमने सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये लिखने का भी रीजन मैं आपको बताती हूँ, ये इसलिए लिखा कि यहाँ पे माइनस लग रहा है, यहाँ पे ये इसलिए लिखा क्योंकि अगेन आप समझे नहीं, हमने जो आंसर निकाला है वो किसका निकाला है, तुम ये देखो तुमने आंसर किसका निकाला है, बस ये बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा N2/H2, बाकी सब तो उधर लेके गए होगे ना। ये कैसे क्वेश्चन है, ये सारी चीजें उधर गई होंगी, माइनस उधर गया होगा, हर चीज एक तरफ हुई होगी। जब आपने ये निकाला ये माइनस एक तरफ गया, हर चीज एक तरफ गई, सिर्फ N2/Δt ये निकाला है आपने, देखो ना ध्यान से लिखा तो है, N2/Δt आ रहा है -1/30, तो N2/Δt की वैल्यू निकाली है केवल हमने, -1/1 N2/Δt नहीं निकाला है, वो हमने बस उसको निकालते टाइम रखा था, ठीक है अभी, ठीक है चलो वो चीज याद रखना। और मैंने उसके लिए आपको पहले भी बता दिया कि भाई आंसर हमारा प्लस ही आने वाला है, ठीक है चलो। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, नेचर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सरफेस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फिजिकल स्टेट। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है बेटा कि जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हो और टाइम की, टेम्परेचर की बात करते हो, तो खैर ये दोनों पे ही पूरा ये चैप्टर चलता है, कंप्लीट चैप्टर इन दोनों की बात करेगा। कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है आप हर एक में यही देखोगे, देखो यहाँ पे भी आप कंसंट्रेशन बार बार देख रहे हो है ना, कंसंट्रेशन टाइम, तो पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर होता है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, हो सकता है घट जाए। फैक्टर्स कौन कौन से जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ना 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 भाई कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ठीक है 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट की क्लास है, 12th में आ गए हो, हाँ 55 मिनट की क्लास करोगे, हाँ 55 मिनट की क्लास करनी है, तुम कौन से 12th में हो बेटा, ठीक है 10 मिनट की क्लास और है, सुनो पूरी बात। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो है वो हम ऐसा बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का हम उसको एग्जैक्ट नहीं बोलते, या आप पूरे थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ोगे कि भाई कभी बोला जाएगा, टेम्परेचर आप एकदम लास्ट में पढ़ोगे, टेम्परेचर आप एकदम लास्ट की 3 क्लासेस या 2 क्लासेस में पढ़ोगे जिसमें सिर्फ टेम्परेचर की बातें होंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसमें क्या पढ़ोगे, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ते रहोगे। तो हम ये बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, उसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का फैक्टर है, रिएक्टेंट का फैक्टर है, उसके बाद कैटलिस्ट का फैक्टर है, टेम्परेचर का फैक्टर है, सरफेस एरिया, प्रेशर और फिजिकल स्टेट, टोटल हमारे पास 7 फैक्टर्स है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, या डिपेंड नहीं कह लो, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसको, जिससे वो कोई बढ़ता है या घटता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन, मैम ने आपको बता दिया कि जनरली आपको कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो भाई बढ़ और घट सकता है। क्या कंसंट्रेशन आगे सुनेंगे, पहला यहाँ पे जो लिखा है वो देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और ये आप बाद में नोट्स में लिखना, पहले आप सुनो इसको, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उससे रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ रहा होगा, सोचो क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, रिएक्टेंट के नेचर से क्या फर्क पड़ सकता है, तो समझो हो सकता है ये जो रिएक्टेंट था ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो सकता है ये कोवेलेंट कंपाउंड हो, इससे क्या लेना देना। आयनिक कंपाउंड में सोचो क्या होता है, थोड़ा जल्दी होती है रिएक्शन, आयंस में टूटता है प्रोडक्ट बना देता है, वहीं कोवेलेंट में पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड जुड़ेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो हम बोलते हैं 2 टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, या तो आयनिक होगा या तो कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट में रेट ऑफ रिएक्शन हम थोड़ा आसानी से निकाल लेते हैं, हमें टाइम मिल जाता है, आयनिक थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतनी इजीली नहीं निकलता। इस वजह से हम बोल रहे हैं देखो डिपेंड कर रहा है नेचर क्या है रिएक्टेंट का, उससे फर्क पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। लेट्स से मैंने आपसे बोला ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत रैपिड होती है, थोड़ा फास्ट रिएक्शंस होती हैं ये वाली। आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व करते हो जब आप पानी में, जो आयंस है वो ऑलरेडी सेपरेट हो जाते हैं, जैसे ही पानी में गए टूट गए, Na+Cl- में कन्वर्ट हो गया तुरंत, तो बहुत फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो गई, रैपिड रिएक्शन हो गई। द रिएक्शन देन इन्वॉल्व्स अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयंस, फिर उसके बाद आयंस में हो गया, जैसे मैंने आपको बोला NaCl plus AgNO3, तो क्या बनता है NaNO3 plus AgCl, है ना। तो NaCl को पानी में जैसे डाला और AgNO3 को जैसे डाला, Na+Cl- में टूटा, Ag+ और NO3- में टूटा, तुरंत तुरंत NaNO3 से रिएक्ट कर गया और Ag जो है वो Cl के साथ चला गया, तो यानी कि आयंस में तुरंत टूटते हैं, तुरंत बनते हैं, तो इस वजह से फास्ट रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन बन जाता है इसका, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, ये एक फास्ट रिएक्शन होती है। वहीं जब आप बात करते हो कोवेलेंट कंपाउंड की, वहीं जब आप बात करते हो कोवेलेंट कंपाउंड की, अच्छा ये दोबारा एक ही क्यों लिखा हुआ है भाई,
अरे 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 अरे, ये गलत लिख दिया क्या? ये पूजा दीदी बहुत ही ज्यादा गलतियां करने लगी हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा गलतियां करने लगी है। चलो खैर, यहाँ पे लिखो कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि आप कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड उठा लो, मैंने बोला कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जब हम उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटते हैं और बहुत धीरे धीरे बॉन्ड्स बनते भी हैं। तो बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड को जुड़ने में टाइम लगता है, तो वो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है। अच्छा, हमारे लिए सोचो कौन सी रिएक्शन का रेट निकालना आसान है, फास्ट या जो थोड़ा मॉडरेट हो रही है? ऑब्वियसली मैम मॉडरेट। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें हम जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। वही जब आप आयनिक की बात करते हैं तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम ऐसा? देखो वही वाली बात है, फास्ट रिएक्शन, तो इतना जल्दी एकदम करेक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कोवेलेंट जो है वो रिएक्शन, वो ये वाला जो चीज है ये जल्दी शो कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट, सोचो कैटलिस्ट का काम क्या है? तुम्हारी लाइफ का कैटलिस्ट कौन है बताओ? अगर तुमने नाम नहीं लिया आज हो जाएगी तुम्हारी पिटाई, कुटाई पिटाई सब हो जाएगी, कुटाई पिटाई सब हो जाएगी। और बेटा तुम छुट्टी देखोगे ना तो मेरा दिमाग गर्म मत करो, बस समझ रहे हो, सर गर्म मत कर देना अपनी मैम का। अगर ये एक बार गर्म हुआ ना तुरंत ठंडा हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। फर्क पड़ रहा होता तो ठीक है, तो मतलब गर्म मत करो फिर भी दिमाग मेरा, ठीक है? छुट्टी छुट्टी लिखोगे मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूंगी पूरा। आपकी नजर लग गई है, एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो गई मेरे वेकेशन में। यार मैं मजाक मजाक में कहती हूँ, वैसे मैं दिल से सच में चाहती हूँ ऐसा हो, आई मीन अब सॉरी नहीं चाहती हूँ ऐसा हो। बताओ बताओ कौन है कैटलिस्ट? तापुर मैम, वेरी गुड। मिस एक्सेप्शन, वेरी गुड। आप वेरी, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हें पता है कब कैसे पलटना है ना। ठीक है, बहुत सही। कह रहा पानू पानू कौन सा कैटलिस्ट है भाई? पानू तुम्हारे कौन से काम आ रहा है? हाँ जबरदस्ती एकदम, बहुत ज्यादा पजेसिव हूं मैं, गुस्सा आ जाएगा मुझे, ये सब बातें मत किया करो मेरे सामने, ठीक है? चलो, तो हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। लेट्स से मैं आपके लिए कैटलिस्ट हूं, मैं तो यही एग्जांपल लूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें कोई ज्ञान दे रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ केमिस्ट्री में क्या कैसे होता है, पर मैं थोड़ी जाके तुम्हारा एग्जाम दे के आऊंगी। मैं तो जाके एग्जाम दे के नहीं आ सकती, है ना? तापुर मैम तो नहीं आएंगी एग्जाम में किसी का एग्जाम देने, बट आपको मैं समझा सकती हूँ एग्जाम कैसे देना है ना? तो आई एम वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। हर टीचर आपके लिए कैटलिस्ट है इन शॉर्ट। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोल रहे हैं कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा देगा घटा देगा। तो ध्यान समझो, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, कैटलिस्ट का काम होता है जो एक रिएक्शन है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए, जल्दी हो या धीरे हो, धीरे वाली रिएक्शन को जल्दी। कैटलिस्ट बेसिकली पाथ देता है। लेट्स से आप खुद से पढ़ रहे हो, लेट्स से केमिस्ट्री, कोई बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है खुद से, तो हो सकता है अगर उसने मेरे साथ ही पढ़ना स्टार्ट किया जिस दिन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, और रोज 1 घंटे पढ़ रहा हो, तो शायद वो अभी सेकंड चैप्टर पे होता। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता, कहां से कहां एग्जैक्ट छोटा वाला पाथ क्या है, किसको कहां कितने आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप यही चीज एनसीईआरटी या कोई बुक रीड करते करते पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? आपको तरीका नहीं पता, आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। वही एक कैटलिस्ट का काम है, वो एक नया पाथ दे देता है। ये रिएक्शन, वो हमने एक वो सुना है, ए लड़की तुम बहुत बोलती हो चपड़ चपड़। गाइस आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग ऐसे मतलब ठीक है। तो तुमने वाला मीम देखा, ए लड़की तुम बहुत बोलती हो चपड़ चपड़, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो हम बोलते हैं ए रिएक्शन तुम बहुत धीरे धीरे जा रहे हो एकदम। तो ये क्या करता है, उस रिएक्शन को एक नया पाथ दे देता है। ठीक है, कि पहले आप ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, आप ना ऐसा करो। लेट्स से उसने बोला पहले ना रिएक्शन ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, तो इसने नया पाथ दे दिया। इसने बोला ऐसे जाओ जाओ ऐसे जाओ, तो नया पाथ दे दिया। अब जो रिएक्शन है, लेट्स से प्रोडक्ट जो बन रहा था पहले 5 मिनट में बन रहा था, 5 मिनट में, अब वो 2 मिनट में बन गया, 2 मिनट में वो कहानी हो गई। तो ये क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। A catalyst speeds up a reaction by providing alternative reaction pathway with a lower activation energy, कम एक्टिवेशन एनर्जी से, है ना? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये आपको समझोगे, जो मैंने आपको बताया लास्ट के टॉपिक्स में समझोगे, एकदम लास्ट में जब आप आ जाते हो, लास्ट के 2 क्लास में आप ये चीज समझोगे। ठीक है, तो अभी छोड़ दो, फिलहाल बस याद रखो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जल्दी करवाता है उसको नया पाथ देने के बाद।
ठीक है, दिस मीन्स more molecules have enough energy to overcome the barrier leading to more effective collision and faster reaction rate. तो अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें नहीं, वर्ड इसमें नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, ये पूरा आर्हेनियस इक्वेशन कॉन्सेप्ट है, उसमें समझोगे। पर फिलहाल मैं इसको बेसिक तरीके से ओवरव्यू देती हूँ। ये एक पाथ दे देता है कि भाई पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे, पहले लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे, तो नया पाथ देके रिएक्शन को जल्दी करवाता है। In a sense, a catalyst does not change the overall reaction, but it makes happen quicker. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता, ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा वो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये क्या कर रहा होता है, रिएक्शन को जल्दी करवा रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे कैटलिस्ट का काम होता है। तो विद कैटलिस्ट होगा, देखो सेम AgCl के ही प्रेसिपिटेट बनेंगे, कोई 10 प्रेसिपिटेट नहीं बनने लग जाएंगे कि कैटलिस्ट आ गया तो 5 की जगह 10 प्रेसिपिटेट बनने लग गए, नहीं, वो सब सेम होगा, बस प्रेसिपिटेट थोड़ा हमें जल्दी देखने को मिलेगा, है हमें थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेट्स से ये रिएक्शन 10 सेकंड में तो दूसरी 5 सेकंड में हो सकती है, बाकी सारी कहानी यहाँ पे सेम होने वाली है, ठीक है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात भी सबको क्लियर है, आपको यहां तक की बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया, चलो अच्छा ठीक है यार, थोड़ा सा बचा है, पढ़ लो, 5 मिनट का बचा है, छुट्टी छुट्टी मत करो भाई, 5 मिनट का बचा है, फालतू ये टॉपिक छोड़ोगे फिर उसके बाद में सोचोगे। अच्छा, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस एरिया। देखो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया बेटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब एक चीज में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब जानो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा ओ भाई जाओ जाके चाय बना के लाओ, बहुत तेजी से एकदम मन कर रहा है चाय पीने का, सर्दी हो या गर्मी, ये इंडियन लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता, क्या 40-50 जितना भी डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, लाइक कोई हो सकता है हमसे महान। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, हाँ करके दिखाए हमारी जैसी हरकतें, इतने ज्यादा टेम्परेचर में पी के दिखाए चाय, समझ रहे हो तुम है ना। तो यस, तो फिर हम चाय पी सकते हैं, तो मैंने बोला जाओ जाओ चाय बना के लाओ। अब 2 बच्चे गए चाय बनाने, एक के पास चीनी नहीं है, उसके पास चीनी का वो पत्थर जो आता है ना, कभी नानी वानी के यहाँ गए हो गया, घर पे भी होगा पता नहीं, तो पत्थर में उसको क्रश्ड करके नहीं, पत्थर वाले फॉर्म में उसने चीनी डाली, बड़ा सा पत्थर उठाया, चीनी डाल दी। और दूसरा बच्चा गया, दूसरे बच्चे ने क्या किया, जो चीनी पीसी हुई नॉर्मल जो घर में होती है वो डाल दी। चलो एक और तीसरा बच्चा ले लेते हैं, उसने पाउडर फॉर्म में चीनी डाल दी। अब तुम बताओ कौन सी चीनी जल्दी खुलेगी? तुम्हें क्या लगता है मैं वेट करूंगी इस आंसर का? बिल्कुल भी नहीं मैम, पाउडर वाली बहुत जल्दी खुल जाएगी, जो क्रश्ड वाली है वो थोड़ा टाइम लगा, उससे कम ज्यादा टाइम लगाएगी, और जो एक पत्थर वाला था ना वो और ज्यादा टाइम लगाएगा। तो जब आपने इसको पाउडर फॉर्म में किया तो आपने इसका सरफेस एरिया बेटा बढ़ा दिया। जब ये पाउडर फॉर्म में है इट मींस इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब ये इस तरीके से है तो ये भी इसका सरफेस एरिया कुछ होगा, और एक ऐसे शुगर हो सकती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है 1 वाले का, फिर सरफेस एरिया है 2 वाले का, फिर सरफेस एरिया है 3 वाले का। क्यों मैम? क्योंकि चीनी वो जल्दी क्यों घुली, आप सोचो ये वाली चीनी जल्दी क्यों घुली, क्योंकि ये पूरे ये लेट्स से चाय में डाल दी, चाय, तो चाय के पार्टिकल्स इसको ऐसे घेर लिया, पूरा घेर लिया, चाय के पार्टिकल्स इसको पूरा घेर लिया, ऐसे आर पार पूरी तरह से, देखो पूरी तरीके से सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। अब ज्यादा सरफेस है जहां पे चाय जाके मिक्स हो जाती है, वहीं ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो देखो चाय इतने इतने कॉर्नर में ही जाएगी, जो सेंटर अंदर है उसके अंदर नहीं जा पाएगी। तो यानी कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जितनी ज्यादा सरफेस एरिया देखो उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन, वो उतनी जल्दी घुल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब सरफेस एरिया बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में और लिखा रहता है, पल्वराइज्ड वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा लो, लड़के का एक लकड़े का एक टुकड़ा लो, नहीं लड़के का टुकड़ा नहीं लेना है बेटा, ये तो क्या बातें कर रहे हैं हम, हाँ ड्रम की बातें हो गई क्या, ब्लू ड्रम की नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लकड़ी का एक टुकड़ा, अरे यार क्या हो रहा है, लकड़ी का एक टुकड़ा लो, ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस, लॉग लो एक, ठीक है, लॉग लो, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े को आग में डाल दो, और पल्वराइज मतलब क्रश्ड फॉर्म में वुड ले लो, जो एकदम महीन महीन सी हो जाती है, उसको उठा के आग में डाल दो। कौन जल्दी आग पकड़ेगा? जो पल्वराइज्ड वाली होगी, जो क्रश्ड वाली वुड होगी, है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा मैम? क्योंकि जब आप पल्वराइज कर रहे हो, उसको क्रश कर रहे हो, तो बेटा आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो उसका सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, अब आग हर तरफ से उसको घेर सकती है। वहीं लकड़ी का जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसमें क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ बाहर बाहर से उसका सरफेस एरिया कम है, हर तरफ से आग नहीं घिर रही उसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए आप बोलते हो। तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया of the reactant such as by using finely powdered form exposes more reactant particles to the other reactant, react करने में आसानी करता है। This leads to more collision increasing the rate of reaction, ज्यादा collision होगा, ज्यादा पार्टिकल ज्यादा collision, तो रिएक्शन और जल्दी हो जाएगी, ठीक है।
लेस सरफेस एरिया अगर है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन स्लोअर होगी, ज्यादा सरफेस एरिया है रिएक्शन फास्टर होगी। तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में यार देखो, जो भी रिएक्शन, पहले तो चीज तो हर रिएक्शन नहीं, पर जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो फास्ट होगी, स्लो डाउन होती जा रही है तो स्लो हो जाएगी हमारी रिएक्शन भी। तो सेम लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जो है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से, अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। जैसे 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 लेट्स से आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें आप जब Cl2 को Hµ की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो मीथेन से, तो क्लोरीन एक एक करके अंदर जाता है और बार बार अंदर जाता है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। अगर आपने पढ़ी हो, मतलब याद हो, पढ़ी हो सभी ने, है ना। तो उस रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, एक सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे जैसे आप बोलते हो, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सनलाइट भी, प्रोवाइड्स एनर्जी दैट कैन इनिशिएट और एक्सेलरेट सर्टेन रिएक्शन। शुरुआत होगी उस रिएक्शन की और जल्दी होगी रिएक्शन, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट। तो जैसे जैसे सनलाइट मिलती जाएगी रिएक्शन फास्ट होती जाएगी। ठीक है, लोअर एनर्जी अगर डार्क में हो रही है, और वही अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हायर एनर्जी, फास्ट होने लगेगी रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल स्टेट सोचो, बताने की भी जरूरत नहीं है, सॉलिड में जल्दी रिएक्शन होगी या लिक्विड या गैस? गैस, तो बस यही आंसर। ठीक है, gases typically react faster than liquid reacts faster than solids. This is because gas molecules के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और ज्यादा मोबिलिटी है, मूव कर सकते हैं इजीली, तो इसलिए इसकी रिएक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि तेज तेज टकराएंगे और रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन फास्ट होगी, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा स्लो होगी और यहाँ पे स्लोएस्ट रिएक्शन होगी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास है तो रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी, गैसियस में रिएक्शन जल्दी होगी। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया। देखो, जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। तो जनरली इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बट आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जनरली बढ़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा कोलिजन और उतनी ज्यादा प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है, पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट 2 लेक्चर्स में। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगेन, जनरली कंसंट्रेशन जो है अगर वो बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट यहाँ पे भी जनरली या मोस्टली यूज करोगे वर्ड। हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर पार्टिकल्स आर अवेलेबल, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, देयरफॉर रिएक्शन रेट आल्सो इंक्रीजेस। तो अगेन मोस्टली जनरली ऐसे वर्ड यूज करोगे। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेक्चर 2, 3, 4 इस तरीके से स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पे लेकिन जनरली जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब मैं एंड करने से पहले एक ओवरव्यू दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हुए हो। ठीक है, छुट्टी बस हो गई, छुट्टी हो गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, नहीं एक सेकेंड रुको, इसको ना यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या पढ़ा हमने? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स थे मैम जो अफेक्ट कर रहे थे? पहला फैक्टर था हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कितने नेचर के रिएक्टेंट होते हैं? 2 नेचर के, या तो आयनिक होगा या तो कोवेलेंट होगा। हमारे लिए किसमें आसान है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना? कोवेलेंट के लिए, है ना। कोवेलेंट में रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है और आयनिक में रिएक्शन थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना प्रेफर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास हमने क्या पढ़ा? सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा कैटलिस्ट। ये सिर्फ रिएक्शन स्पीड अप करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ऐसा जिसका बाकी कोई लेना देना नहीं है। स्पीड अप करता है, उसको एक नया पाथ देके एक नया पाथ बनाता है और रिएक्शन को जल्दी करवाता है। थर्ड हमारे पास पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, कोई सीक्वेंस नहीं लिख रही मैं। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट। हमने क्या जाना? हमने बोला कि रिएक्शंस, जो रेट ऑफ रिएक्शन है गैस का, वो ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन वाटर से, यानी कि लिक्विड से, एंड ये ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड से। सबको रीजन पता ही होगा, सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, देर से आएंगे, मोबिलिटी नहीं होती ज्यादा, तो रिएक्ट नहीं कर पाते जल्दी। ठीक है, वही गैसियस में सारी चीजें हो जाती हैं। चौथा हमने पढ़ा सरफेस एरिया। क्या पढ़ा हमने? हमने बोला कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा।
उतना ज्यादा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होता है? जैसे कि पल्वराइज्ड वुड में, क्रश्ड शुगर में, क्रश्ड सॉल्ट में, इन सब में सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस है। अब ज्यादा क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, जल्दी बन सकते हैं, ज्यादा नहीं जल्दी बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पे जो बाकी की चीजें रिएक्टेंट है वो आपस में बहुत जल्दी से घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया चौथा। एक हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, रुको पहले सनलाइट लिख लो, सनलाइट है ना। तो हमें पता है सनलाइट अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। पर ये होता है केवल और केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन में, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसको इसकी जरूरत है ना, ऐसी रिएक्शन जिसको इसकी जरूरत है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जल्दी होगी। वहीं जब आप बात करते हो कि आपने डार्क में वो रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी। बाकी हमने 6th और 7th पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, तो हमने दोनों में एक ही बात बोली कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर, दोनों की बात कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं। ये जनरली बोल लो, मोस्टली बोल लो, क्योंकि ये ज्यादातर होता है, पर ये हमेशा नहीं बोलते। इसे हमें आगे के लेक्चर्स में पढ़ना है, आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ना है। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक्स। किसी किसी आज का सेशन क्लियर हुआ? अरे कोई बात नहीं यार, आज तुम्हारा सेशन थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा है, कभी कम हो जाएगा। तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग कर दी ना तुमने छोटी बात बेटा। हाँ, इतनी बड़ी क्लास में आके तुमने कर दी ना छोटी बात एकदम। हाँ, हर टाइम वो नहीं होता है एकदम मैम जल्दी कर दो, जल्दी कर दी, क्या बेचारे क्या बन जाते हो हर जगह पे। हाँ, आज थोड़ा देर हो गई, कल जल्दी होगी, है ना, तो चलता है ऐसा। तो यार क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वैसे भी आपको पता है अभी आपके कुछ टाइम बाद मैं क्लासेस शायद 3 दिन की करवा दूं, जो 4 दिन होती है ना, वो 3 दिन की करवा दूंगी। केमिस्ट्री की माइट बी पॉसिबल, अभी नहीं, 2-3 हफ्ते बाद, नेक्स्ट मंथ के आसपास। सो यस, क्योंकि हमारा कोर्स भी अच्छा हो जाएगा तब तक, तो हम कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली स्टार्टिंग में 3 ही दिन की होती है, जो हमेशा होती थी 3-3 दिन, बट वो कर दी गई थी 4। बट यस, देखते हैं। ऑल राइट, तो भाई आज के दोनों टॉपिक्स आई होप हमारे बच्चों को हो चुके होंगे बहुत अच्छे से क्लियर, एंड ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन आप समझोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये जो फैक्टर्स वाली बात बताई, इसको खुद से देख के बस इतना ही लिखना जितना मैंने लिखा, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही पूछा जाता है हर जगह, बस एग्जांपल लिख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फैक्टर्स अफेक्टिंग में, ठीक है। तो ज्यादा थ्योरी मत लिखना उसमें बैठ के, बस जो लिखा है मैंने वो आप लिख लेना साथ ही में, जो स्लाइड में लिख दिया, और साथ ही साथ उसमें एग्जांपल्स लिख लेना, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी आपको रीजन लिखना है तो रीजन बस कॉर्नर में एक एरो बना के छोटा सा लिख दिया करो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। क्या मतलब है? मतलब थैंक यू सो मच। कोशिश करना, कोशिश क्या करना, क्या बहुत ही ज्यादा ना तुम लोग को वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो रिवीजन भाई हमारे बच्चों को करके आना है, बस आपका यही होमवर्क है। कोशिश करना आने से पहले आप एटलीस्ट अल्टीस्ट क्यों लिख रही हूँ यार मैं, एटलीस्ट भाई आपको करके आना है 20 मिनट्स का रिवीजन, ठीक है, 20 मिनट्स का रिवीजन तो करके आना, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। कल चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। मैं टेस्ट के बारे में भी पूछ लूंगी बाकी। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, गुड नाइट।